स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 के लिए। सेशन है 22-23 मैथमेटिक्स का। मैक्सिमम मार्क्स 80 होगा। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर 5 सेक्शंस होंगे ABCDE। सेक्शन ए के अंदर 18 MCQs है और 2 असर्शन रीजन है। तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से, तो ध्यान से देखेंगे। अब सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो आपको ये कंडीशंस देखनी है, इसमें से कौन सी कंडीशन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो देखिए अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो आपको पता होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल होता है, उसके ट्रांसपोज के माइनस की। अब ट्रांसपोज क्या होता है, देखिए अगर ए मैट्रिक्स मेरे को दिया हुआ है AIJ, तो उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँगी यानी कि उसकी रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करूँगी, तो ए मैट का ट्रांसपोज किस में चेंज हो जाएगा, IJ के प्लेस में JI हो जाता है। ठीक है, और नेगेटिव साइन भी आता है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, याद रखेंगे आप। तो ये इसके इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो कोई गिवन नहीं है हमें, तो अगर ये ऑप्शन होता तो ये ऑप्शन ठीक होता, बट हमें आगे और भी करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तो AJI तो लिखा, बट ये रेसिप्रोकल में लिखा, जबकि ये माइनस में आना चाहिए था। अब हमें ये भी कंडीशन नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई को जे के इक्वल रखना पड़ेगा। तो अगर मैं आई को जे के इक्वल रखती हूँ तो यहाँ पे AIJ, तो यहाँ देखिए IJ के अगर इक्वल है तो इस J के प्लेस में हम I रख देंगे और I के प्लेस में J रख देंगे, रख सकते हैं, है ना। तो ये देखिए यही बन गया। तो यानी कि ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा और इस साइड कुछ नहीं बचा, 0। तो अगर ये भी A मैट्रिक्स है और ये भी A मैट्रिक्स है ना, ये AIJ मैट्रिक्स A था ना, तो ये A मैट्रिक्स क्या हो गया, 2AIJ भी लिख सकते हो। और ये कितने के इक्वल आ गया, 0 के, तो AIJ कितना हो जाएगा, 0 ही तो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। तो इट मीन्स एक कंडीशन तो ये है ही, बट अगर इसमें यहाँ का इस वाली कंडीशन के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये वाली कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, I=J। तो यहाँ पे जब मैं I=J रखूँगी, यानी कि J को I से रिप्लेस कर दूँगी और I को J से, ताकि यही बन जाए, तो ये यहाँ के डबल हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जो ये रिजल्ट दे रही है, देखिए AIJ 0 है जब I=J है, तो यस ये कंडीशन आ रही है ना। तो यानी कि C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कब होगा लेकिन ये, जब IJ के इक्वल होता है, अदरवाइज ये वाली कंडीशन होती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है और A ट्रांसपोज का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट का साइन है -3 हो, तो आपको ये फाइंड करना है। तो आपको डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको चैनल में मिल भी जाएगी, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से, तो वहाँ सर्च कर सकते हैं। तो देखिए जब भी दो मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट का साइन हो तो आप इसे अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं, इस पे भी डिटर्मिनेंट लग जाता है और यहाँ पे भी, इस साइन का मतलब ट्रांसपोज है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी होती है, A और A का ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट आता है, क्योंकि A=A ट्रांसपोज कब होता है, जब आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। कब होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो अगर A ट्रांसपोज के इक्वल है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसके डिटर्मिनेंट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हमने ये लगानी कि ये अलग अलग डिटर्मिनेंट आ जाएगा। देन एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके इक्वल होता है। अब हमें ये मालूम है कि ये मालूम है, क्वेश्चन में हमें A का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मालूम है -3, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना, तो इसके प्लेस में भी हम क्या लिख सकते हैं, A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, और यहाँ भी। अब ये वैल्यू -3 है और ये भी -3 है, तो -3 + 9, 2 मल्टीप्लाई में माइनस है तो प्लस का आ जाएगा। तो इट मीन्स कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, 9th। तो इसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी जो होती है डिटर्मिनेंट की और ट्रांसपोज की जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये लगानी है। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो सिंपल ही है, जब आप वेक्टर्स पढ़ लेंगे और तो वहाँ पे आपको सिंपल फॉर्मूला ही लगाना है इसमें। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वर्टेक्स का आपको वेक्टर वाइज निकालना है, तो देखिए वो होता है ½ × AB × AC, A के साथ जो भी एडजेसेंट होगी AB और AC उनका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड एंड साथ में ½ तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो B ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका कंटिन्यूटी से है, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चैप्टर से। तो आपको क्या
दिया, ये एक कंडीशन दी है कि ये दी है, और ये बोला है कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस है इस पॉइंट पे। तो जब भी कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है किसी पॉइंट पे तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता है, और फंक्शन इटसेल्फ ज़ीरो वैल्यू पे भी वो फंक्शन क्या होता है, ज़ीरो होता है। सॉरी, ज़ीरो कंडीशन लगा लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो एग्जैक्ट उस नंबर पे जिस पे आपको वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है उससे डायरेक्ट फंक्शन पे रखे तो वो इक्वल होता है। ठीक है, तो आपको ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो एफ ज़ीरो पे क्या फंक्शन गिवन है, के गिवन है। तो मैं कह सकती हूँ कि देखिए नॉट इक्वल पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकती हूँ और राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकती हूँ, बट करेक्ट एफ ज़ीरो पे मेरा आंसर क्या है, के है। तो मैं चाहे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ए के इक्वल रखूँ, ठीक है, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ए के इक्वल रखूँ, चाहे राइट हैंड लिमिट को। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक ही के ही फाइंड करना है, अगर दो वेरिएबल्स निकालने होते ए और बी तो हम दो इक्वेशन बनाते, बट यहाँ पे हम चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट के इसके इक्वल रख दें, चाहे राइट हैंड लिमिट को इसके इक्वल रख दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इस पॉइंट से, क्योंकि यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो है, तो जहाँ भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है वहीं से हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन है मेरा एफ एक्स, इसका मैं लिमिट निकालूंगी एक्स टेंस टू, देखिए किस पॉइंट पे है, ज़ीरो, तो ज़ीरो के लेफ्ट पे क्या रखेंगे, ज़ीरो माइनस एच। ठीक है, अब हम रखेंगे यहाँ पे, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ज़ीरो माइनस एच पे, इस पे रखेंगे ना पॉइंट को, तो ये है हमारा फंक्शन। तो फंक्शन के प्लेस में मैं रखूँगी 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। अब लिमिट आपने 11th क्लास में सीख रखी है कि लिमिट में क्या करते हैं, जो ये x की जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ पुट करते हैं। तो हम ज़ीरो माइनस एच को डायरेक्ट ज़ीरो भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लिमिट से चेक कर रही हूँ उसको। ठीक है, वैसे तो नहीं तो हमारे पास जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, ज़ीरो माइनस एच, बट इसमें हमें एक ही लिमिट का यूज़ करना है तो हम करेक्ट ज़ीरो भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे देखिए ज़ीरो पुट करती हूँ x के प्लेस में, तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस ज़ीरो अपॉन में 8 ज़ीरो। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ज़ीरो, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये वाला ये वाला जब भी केस आता है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करते हैं ताकि ये ना आए। ठीक है, ज़ीरो बाय ज़ीरो हमें नहीं लाना होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूले से चेंज करेंगे। तो देखिए आपने पढ़ा होगा हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा के लिए होता है, क्या है, जब भी यहाँ माइनस होता है ना तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ प्लस होता है तो साइंस 2 कॉस स्क्वायर थीटा आता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, यहाँ अगर थीटा डबल थीटा है ना, जितना थीटा यहाँ होता है यहाँ पे उसका सिंगल थीटा होता है, यानी कि उसका आधा थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये 2 थीटा के प्लेस में 4x है तो मैं यहाँ थीटा से x से रिप्लेस कर देती हूँ इसको। ठीक है, तो अगर ये 1 माइनस कॉस 2x के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी है, ये याद रखना, ये आइडेंटिटी। अब यहाँ पे अगर मैंने कॉस को 2x से 4x कर दिया, यानी डबल कर दिया ना, तो इधर भी तो x को डबल करेंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस में कितना हो जाएगा, 2x। समझ आया, अगर यहाँ सिर्फ x लाना होता तो यहाँ x/2 हो जाता है। तो ये आपको ये मेन है आइडेंटिटी, ये याद रखनी है। अब इसको हम 1 माइनस कॉस 4x को इससे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट रख रहे तो 0 बाय 0 आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमने रख दिया 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे क्या है 8x स्क्वायर। अब हम फिर से x के प्लेस में अगर 0 रखें, यहाँ पे लिमिट पुट करें, तो ये फिर से देखिए साइन 0 0 होता है और ये भी 0 बन जाएगा, तो ये भी फिर से 0 बाई 0 आ जाएगा। तो हमें एक और लिमिट का तरीका पता है कि साइन थीटा जब भी होता है और नीचे भी थीटा सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो साइन थीटा अपॉन थीटा में अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 होती है तो वो कितना होता है, 1 होता है। तो हम इसको भी वही बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से 2 से कैंसिल हो गया, तो ये देखिए साइन स्क्वायर 2x है, यानी साइन 2x 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं साइन 2x पे पावर 2। और देखिए ये 4x स्क्वायर है, इसको भी पावर 2 में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो साइन 2x अपॉन 2x, एंड देखिए इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ भी, तो ये इसका मतलब यही तो हो गया। और लिमिट देखिए अगर x टेंस टू 0 है तो ऑब्वियसली 2x टेंस टू भी 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन का थीटा अब x नहीं है, वो 2x है। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे 0 माइनस एच इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं एक ही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रही हूँ, दोनों चेक करती तो एक 0 माइन एक्स जहाँ जहाँ होता है ना वहाँ हम ये पुट कर देते। अभी हम सिंपल 0 से ही इसको प्रूव कर देंगे। अब देखिए ये साइन 2x अपॉन 2x, यानी साइन थीटा अपॉन थीटा, जो थीटा यहाँ है वहाँ यहाँ भी सेम टू सेम वही थीटा, अगर नहीं होता तो इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए कितना आ गया,
ये आ गया आपका लिमिट। जब भी इस पे ये वाली होती है तो ये 1 रिजल्ट देता है। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। और देखिए एफ ए का मतलब यहाँ पे एफ एक पॉइंट क्या है 0 पे चेक करनी है ना। तो F0 तो आपको दिया ही हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्ट। F0 x0 पे कितना है फंक्शन k है ना। तो यहाँ पे F0 के प्लेस में हम क्या पुट कर देंगे k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो ये समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब इसे अगर आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी आती होगी तो आप इसको इसके फॉर्मूले देखते ही पहचान जाएंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है किस टाइम पे। तो ये आपको कंडीशन पता चल गई होगी कि कोई भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर उस फंक्शन जिस पॉइंट पे निकालनी है कंटिन्यूटी उसके इक्वल है तो यहाँ से हम के या पी जो भी होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो ये ध्यान रखना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर हमारा 1 है, सी ऑप्शन था। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एफ डेरिवेटिव एक्स दिया हुआ है। ये देखिए डेरिवेटिव का साइन होता है। एफ डेरिवेटिव एक्स क्या है, x + 1/x। और आपको एफ एक्स निकालना है। देखिए जनरली क्वेश्चन क्या होता है, बच्चों को समझ आता है कि एफ एक्स दिया होता है और एफ डेरिवेटिव एक्स निकालना होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है क्वेश्चन, यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ है और एफ एक्स निकालना है। तो जब आपको डेरिवेटिव से एफ एक्स निकालना होता है ना, तो आप डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, तब आप इंटीग्रेशन करेंगे। जब एफ एक्स से आपको अगर एफ एक्स दिया होता और आपको क्या निकालना होता है, एफ डेरिवेटिव एक्स, तो अगर ये निकालना होता तो आप क्या करते, डिफ्रेंशिएशन करते। ठीक है, बट अगर उल्टा निकालना है, एफ डेरिवेटिव एक्स से एफ एक्स निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको एफ डेरिवेटिव एक्स गिवन है x + 1/x। अब आपको एफ एक्स निकालना है तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो ये MCQs है तो आपको शॉर्ट में ही करना है। मैं पूरा आपको सब्जेक्टिव तरीके से बता रही हूँ, लेकिन आपको करना इसे शॉर्ट में, ये रफ में। ठीक है, क्योंकि आपको तो आंसर में सिर्फ टिक लगा के आना है, तो ये चीज़ें तो रफ में शॉर्ट में भी कर सकते हो आप। तो एफ डेरिवेटिव एक्स का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगी तो एफ एक्स मिलेगा। ठीक है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको एफ एक्स ही मिलेगा। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। इंटीग्रेशन इस पर भी लग सकता है और इस पर भी, क्योंकि प्लस है ना बीच में। और इंटीग्रेशन में हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो dx लिखते हैं। क्या लिखते हैं, dx। अब देखिए x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में तो क्या होता था, ये पावर आगे आती थी और एक पावर कम हो जाती थी, ये तो हमारा होता था डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में बट ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में अगर x की पावर n है तो यहाँ पे n में एक पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, n+1 हो जाएगा, और ये जो भी पावर यहाँ आएगी वो नीचे भी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाना है अपने इंटीग्रेशन के लिए। तो x पे देखिए 1 पावर है ना, तो x पे एक पावर बढ़ेगी तो 2 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, देखिए जितना ये पावर आई ना यहाँ पे भी आ जाएगी। और 1/x आपको पता है log x का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते थे तो 1/x आता था। अब 1/x का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको log x मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो 1/x का आंसर क्या आएगा, log x। और साथ में यहाँ पे सम कांस्टेंट c भी आता है, क्योंकि कोई x की पावर 0 भी रही होगी, तो इसलिए हम सम कांस्टेंट c लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉग को ना कभी भी ऐसे नहीं रखते, ऐसे रखते इसको सिंबल। तो ये देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, x² 2 + log x + c। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो सबको समझ आ गया होगा कि एफ डेरिवेटिव एक्स से एफ एक्स निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। जब भी dy/dx की इक्वेशन होती है, ठीक है, तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक ऑर्डर चीज़ होती है और एक डिग्री। अब ये ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पहले आपको इसे कंप्लीट एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना पड़ता है। यानी कि dy/dx में जो है पावर जो होनी चाहिए वो सब नेचुरल नंबर होनी चाहिए। उसके अलावा वो कंप्लीट डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, dy/dx की पावर 4 तो है, बट ये अभी कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। इसका भी हमें फिर से क्या करना है, dy/dx करना है। तो पहले से कंप्लीट हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे, dy/dx। इसकी मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री की, तो वहाँ पे भी जाके आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे क्या है, ये कंप्लीट पहले से सिंप्लीफाई करना है। तो अभी ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं है, इसका dy/dx करना पड़ेगा। तो आपको पता है किसी का भी dy/dx करते हैं, अगर मैं x का भी मैंने बताया भी था आपको कि ये आगे आ जाता है पावर और इसमें एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, ये तब करते हैं जब x होता है, जब हम x की रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं। बट यहाँ पे मैं dy/dx किसका कर रही हूँ, dy/dx की पावर 4 का। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए इस dy/dx को x मान लेंगे। अब चेन रूल लगाएंगे तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का आंसर क्या आना चाहिए, 4 x की पावर 3। x मेरा dy/dx है ना,
तो डी वाई बाई डी एक्स पे कितनी पावर आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बट क्योंकि ये एक्स नहीं है ना, डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसका मुझे फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जब हम y का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स मिलता है, और उसका दोबारा से डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें डबल डेरिवेटिव मिलता है। तो ये सबको समझ आ गया होगा। पहले डी वाई डी एक्स, इसको x मान लीजिए, x की पावर 4 का क्या होता है, 4x क्यूब। अब क्योंकि ये x नहीं है ना, तो इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जब डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव मिलेगा, और जीरो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही मिलेगा। अब देखिए ये कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गया, पहले ये नहीं था, ये डी बाई डी एक्स लगा था ना इस पे। अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले ऑर्डर क्या होता है, देखिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डी वाई बाई डी एक्स सिंगल बार हुआ है ना, और ये आपका देखिए डबल डेरिवेटिव है। तो जो भी इसका डेरिवेटिव ऑर्डर क्या होता है, जितना हाईएस्ट ये डिफरेंशिएट हुआ है, तो 2 बार हुआ है ना ये, इसका मैक्सिमम कितना, ये 1 है और ये 2 है, तो ऑर्डर कितना होगा इसका 2। और डिग्री क्या होगी, जो भी ऑर्डर होगा ना, जो भी ऑर्डर होगा उस पर जो पावर होगी, देखिए ऑर्डर मेरा इससे आया है ना, तो इस पर कितनी पावर है, इस पर तो 1 पावर है, तो ये डिग्री क्या होगी आपकी 1 होगी। तो इन्होंने बोला ऑर्डर और डिग्री निकालने को नहीं बोला, इन्होंने बोला ऑर्डर और डिग्री का आपको क्या फाइंड करना है, यानी कि इन्होंने बोला ऑर्डर और डिग्री एम एन है, तो ये तो एम है आपका और ये क्या है एन है, आपको एम प्लस एन फाइंड करना है। तो एम कितना है 2 एंड ये 1, तो ये 3, तो आंसर इसका आपका आएगा सी ऑप्शन। तो ये ध्यान रखना, आप ऑर्डर डिग्री निकालने से पहले आपको इससे पहले कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ही आप ऑर्डर बताएंगे। ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी 2, और इस पर जो भी पावर होती है वो आपकी डिग्री होती है, इनका सम निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी में से है, तो इनइक्वालिटी भी आपने 11th क्लास में सीखी हुई है, ठीक है। तो कैसे करना है, पहले इसका ग्राफ बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए 3x + 5y < 4 है, तो आपको पहले इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं इसकी, देखिए पूरा नहीं करना होता, जस्ट एक बार x को 0 रखना होता है, एक बार y को 0। तो जब हम x को 0 रखेंगे, देखिए यहाँ 0 रखूँगी तो ये 0 बन जाएगा, तो 5y 4 आ जाएगा ना। इसको थोड़ी देर के लिए हम इक्वल का साइन लेके चलेंगे, तो अगर मैंने x 0 रखा तो 5y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 4/5। तो ये मैं डायरेक्ट भी बता सकती थी, ये 0 रखा है, 5y 4 है, तो y क्या आ जाएगा 4/5। अब मैंने एक बार y को 0 रखा, तो y 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। अब 3x क्या हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो जब भी एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, ठीक है, उससे ईजिली आपके पॉइंट्स निकल जाते हैं। अब आप इसको अपने ग्राफ में प्लॉट कीजिए। देखिए x 0 है तो y की वैल्यू दी है, तो जब भी x का 0 हो और y की वैल्यू दी हो तो y की लाइन पे कहीं पे प्लॉट होगा, और जब x पे वैल्यू और y पे 0 हो तो वो x की लाइन पे प्लॉट होता है नंबर, ठीक है, क्योंकि ये y एक्सिस का है और ये x एक्सिस का है, पता है ना। जब x पे 0 हो तो y की लाइन पे कहीं पे प्लॉट होगा, ये y की लाइन पे, और जब y 0 हो तो x की लाइन पे प्लॉट होगा। अब देखिए 4/5 है, यानी कि 0.8 है, यानी 1 से थोड़ा कम है, तो y पे 1 से थोड़ा कम, मतलब 1 अगर मान लो यहाँ है तो 1 से कम यानी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ये 4/3 है, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1.3 समथिंग है ये, है ना। तो यानी कि अगर 1 यहाँ पे है तो 1.3 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे। तो इसको अगर मैं लाइन को खींचूँ, अब देखिए अगर ये इक्वल लगा होता ना मैं कंप्लीट लाइन खींच देती, बट अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है ना, जस्ट इनइक्वालिटी का साइन है, तो इसको मुझे ऐसे डैश डैश करके ड्रॉ करना है। अब ये मुझे चेक करना है कि ये ग्राफ इस साइड आएगा कि इस साइड आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कोई एक ऐसा पॉइंट लूँगी जो इस लाइन की इस साइड हो, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 देखिए इस लाइन की इस तरफ है ना, तो मैं यहाँ पे x के प्लेस में और y के प्लेस में क्या पुट करूँगी 0। तो यहाँ पे 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो ये 0 हो जाएगा, 0 < 4 है, ट्रू है। अगर ट्रू है, अगर मैंने ये पॉइंट इधर लिया और ट्रू आ रहा है कंडीशन, तो शेडिंग इस साइड हो जाएगी। अगर फॉल्स आता तो शेडिंग बैक साइड में हो जाएगी, ठीक है, इसके दूसरी साइड। तो 0 < 4 है, ये तो ट्रू है ही, तो इट मीन्स मैंने ये जो पॉइंट लिया 0 0 वो ट्रू शो कर रहा है, तो यानी कि ये साइड था ना, तो इसकी शेडिंग भी इसी साइड हो जाएगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये लाइन जो है ये सिर्फ इस XY प्लेन पे नहीं है, पूरे ग्राफ पे है यहाँ। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को देखूँ तो ये ओपन हाफ प्लेन है जिसके अंदर ओरिजिन नहीं है। देखिए ओपन तो है क्योंकि इसमें डैश डैश डला है, क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं था ना यहाँ पे, बट ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहा। यहाँ तो ओरिजिन आ रहा है ना क्योंकि शेडिंग इस तरफ हुई है, तो ये पॉइंट तो नहीं है। एन ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, यस ओपन हाफ प्लेन है और कंटेन द ओरिजिन, ये पॉइंट तो ठीक है। बी आगे पॉइंट भी देख लेते हैं। होल XY प्लेन नॉट कंटेनिंग,
द लाइन। तो क्या इसमें पूरा एक्स वाई प्लेन कंटेन नहीं हो रहा? तो एक्स वाई प्लेन तो कंटेन हो रहा है ना। और अ क्लोज हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, क्लोज तो है ही नहीं है क्योंकि ओपन है ना, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या करना है, स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर का इस वेक्टर पे। तो देखिए आपके पास दो वेक्टर है, एक ये और एक ये, और इसका प्रोजेक्शन निकालना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला अगर ए और बी निकालना है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट तो आप ऊपर लेंगे, और जो इन जिस पे प्रोजेक्शन निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड नीचे लेते हैं। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, तो ये स्केलर पार्ट आ जाता है इसका, बाकी तो उसका वेक्टर पार्ट में डायरेक्शन देनी होती है, ठीक है। तो आपको जैसे इसका स्केलर पार्ट निकालना है, तो ए डॉट बी, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो इसका डॉट कैसे निकलता है? इसका डॉट निकालने के लिए आप इनके जो कॉफिशिएंट है आई जे के वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए इसका आई का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ 3 और यहाँ 1 है, तो 3 इंटू 1। फिर इसका जे का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है, और साइन देखिए माइनस का है तो यहाँ लगाएंगे। फिर -2 है कॉफिशिएंट, इंटू इसका कॉफिशिएंट कितना है -3, यानी कि आई का कॉफिशिएंट आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ऐसे करेंगे। यानी फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपको। डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, मान लीजिए आई के साथ इसका x1 है, इसका आई के साथ x2 है तो x1 x2, ऐसे जे के साथ अगर y1 है तो y1 के साथ इसका y2, फिर z1 के साथ इसका z2। तो ये हमारा स्केलर पार्ट लेने, आई का स्केलर पार्ट दोनों के, जे का के का, उसके बाद इनका इंटू करके प्लस करना होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डॉट का। तो यहाँ पे और मैग्नीट्यूड बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी इनके कॉफिशिएंट है बी के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, बी का मैग्नीट्यूड होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके एक्स का स्क्वायर, यानी मान लीजिए ए बी सी, अगर ये आई जे के कॉफिशिएंट तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3, -2 1 ज़ा 2, माइनस दो माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा। इसका सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 4 और 9 कितना होता है, देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2 बार है क्योंकि पावर 2 में पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 4 13 और 1 14, और साथ में क्या है इसमें रूट 3 6 9, 9 - 2 कितना होता है 7/√14। तो प्रोजेक्शन ध्यान रखना, ए का बी पे निकालना है तो डॉट ऊपर रखना, और बी पे निकालना है तो बी का मैग्नीट्यूड नीचे रखना है। बट अगर बी ऑन ए होता तो डॉट तो ऊपर ही रखते, बट बी ऑन ए है ना तो ए का मैग्नीट्यूड आ जाता, फिर इसका करते मैग्नीट्यूड। तो आंसर जो है इसका आएगा 7/√14, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन 9 देखेंगे, ये आपका इंटीग्रेशन में से है, बट ये इसमें लिमिट भी दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका पहले तो इंटीग्रेशन ही करना है आपको, इंटीग्रेशन करना है x/(x² + 1) का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर लूँ ना, इसका इसको अगर मैं टी लेट कर लूँ, तो जब मैं इसका दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या होगा कि ये x² तो क्या हो जाएगा 2x, आपको पता है 2 पावर आगे जाएगी और x पे एक पावर कम हो जाती है। 1 का करेंगे तो 0 होगा डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए t का मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगी तो dt/dx हो जाएगा ना, क्योंकि t तो वैसे तो 1 आएगा, लेकिन t क्योंकि x नहीं है तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा dt/dx। अब इसका dx आप इस साइड भेज दीजिए, क्योंकि x के साथ dx है ना, तो 2x dx कितने के बराबर हो जाएगा dt, यहाँ से यहाँ चला गया। अब आपको तो x dx चाहिए ना, तो x dx कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा हाफ dt। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करिए। आपने क्या करा, x dx को तो क्या पुट कर दिया हाफ dt, तो ये dt तो यहीं आएगा, बट हाफ जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। जब भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। अब देखिए x dx तो dt बन गया है ना, और ये चीज़ आपने कुछ लेट की थी ना, ये क्या लेट किया था t, और dt/t होता है log t, इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में c। अब इसमें लिमिट लगा देंगे आप 3 और 2। अभी अगर आप t पे नहीं लगाना चाहते ना लिमिट, तो आप t को रिप्लेस कर दीजिए, अभी मत लगाइए लिमिट। t को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा जो आपने t सब्स्टिट्यूट किया है, x² + 1 + c से, ठीक है। अब आप लिमिट लगा देना। अब लिमिट कैसे लगती है, पहले इस ऊपर की वाली लिमिट को इस पूरे x के प्लेस में रखते हैं, तो log x के प्लेस में जब मैं 3 रखूँगी तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा। सेम ऐसी
फिर अब मैं लॉग 2 भी रखूँगी तो माइनस लगता है, पहली लिमिट लगाते हैं जो भी आती है और फिर माइनस लगाते हैं, फिर सेकंड लिमिट लगाते हैं। तो लॉग, अच्छा हाफ भी तो है बाहर, लॉग जब मैं 2 रखूँगी तो 2 का स्क्वायर 4 1 5 लॉग 5 और हाफ भी है। अब आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो आपका आया हाफ लॉग 10 माइनस लॉग 5। अब लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग m माइनस लॉग n, ये कैसे लिखा जा सकता है, एक बार लॉग लिख दीजिए, अगर ये बेस में बीच में माइनस है ना तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 बार लॉग ना लिखे एक ही बार लिखते हैं, तो आप चाहे तो ये दिया होगा तो ऐसे चेंज करना और ऐसे दिया होगा तो ऐसे चेंज करना। तो लॉग आपके पास 2 बार है ना और माइनस है बीच में, तो आप लिख सकते हैं 10/5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ लॉग 2। अब आपने क्योंकि वैल्यू रख दी तो सी हट जाता है, ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन, हाफ लॉग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये ध्यान देंगे, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन लगानी है। तो आपको क्या दिया हुआ, ए बी इन्वर्स का इन्वर्स करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें वो 0 ना हो, ऐसी बी का भी, क्योंकि बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है ना। तो अब एक प्रॉपर्टी आपको इन्वर्स की भी पता होनी चाहिए, अगर 2 में इन्वर्स का साइन है तो वो कैसे आता है, पहले बी का इन्वर्स आता है और फिर ए का इन्वर्स आता है। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊँ, पहले बी इन्वर्स आएगा और इस पर देखिए, इस पर तो ऑलरेडी इन्वर्स था, यहाँ भी लगेगा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब आपको ए का इन्वर्स इसके बाद लिखना है, इस पर तो नहीं था तो इस पर सिर्फ ये वाला इन्वर्स लगेगा। अब आपको एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ए इन्वर्स का अगर हम फिर से इन्वर्स करते हैं ना तो ए मिलता है, तो यानी कि बी इन्वर्स का इन्वर्स करूँगी तो बी मिलेगा और साथ में ए इन्वर्स तो ऐसे ही रहेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है आपका, सी ऑप्शन में। तो आपको इन्वर्स की ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए, सारी प्रॉपर्टीज़ आप रिवाइज़ कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।